विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, गागर में सागर श्रृंखला का 5वां संस्करण आज बेहद महत्वपूर्ण और इस गागर में सागर संस्करण में ज्योग्राफी का अंतिम संस्करण है जो पूर्णतः PYQ पर आधारित है। साथियों, सीधे इस श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं आज के कक्षा कार्यक्रम में। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए। साथियों, यहाँ पर देखिए क्विज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो क्विज का आप लोगों के लिए हम छोड़ कर गए थे, जो हमने कमेंट बॉक्स में आपसे कहा था कि आंसर दीजिए, उस प्रश्न को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में दिया गया है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। साथियों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब देख लेते हैं, एक स्टेट है पश्चिम बंगाल भारत का जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रिएशन करता है, तो सर्वाधिक किसके साथ में। तो यहां पर आप देखिए एक शब्द दिया हुआ है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश भारत के साथ में 4096, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी किस सीमा का निर्माण करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो एक क्वेश्चन और भी बन गया है कि भारत सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगाता है 4096.7, क्योंकि मैंने एक लगभग आपको बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बहुत अच्छा प्रश्न है। सेकंड नंबर पर चाइना आता है और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है वो दोनों प्रकार की लगती है, स्थलीय भी और तटीय भी। तो पश्चिम बंगाल स्थलीय सीमा बनाता है और तटीय सीमा भी। एक कई बार क्या होता है, एक अलग तरीके से प्रश्न प्रोजेक्ट होता है कि भारत का वह राज्य बताइए जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो ये राज्य की बात कर रहे हैं, तो वो भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज इस कार्यक्रम का पहला क्वेश्चन, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। लैंग्वेज डिफरेंट है बहुत, एंड प्रति जहां शब्द आ जाए साथियों वहां पर हमेशा उल्टा समझ लीजिए। प्रतिपवन दिशा, देखिए कोई पहाड़ी है, अगर हम इस पहाड़ी की बात करें इस तरीके से और पवन इधर से आ रही है, पवन इधर से आती है, पहाड़ी को जब टकराती है, तो यह जो यहां जो जिस भी क्षेत्र को टकरा रही है उस स्थान को पवन मुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, पवन मुखी। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, पवन विमुखी। यानी यहां पर देखिए जब ये हवा इधर आएगी, सबसे पहले इस पहाड़ी को टकराएगी तो ऊपर चढ़ेगी, उसके बाद में यहां से नीचे उतरेगी इस तरीके से। जब ये ऊपर उठेगी तो इसमें क्या होगा, संघनन, और जब संघनन होगा तो इस क्षेत्र में क्या होती है, वृष्टि। वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होती है, इसलिए इस क्षेत्र में यानी पवनमुखी ढाल पर तो क्या होगी, अतिवृष्टि, बहुत तेजी के साथ बारिश होगी। लेकिन जब पवन इस ढलान से पीछे की ओर, पहाड़ के पीछे यानी पवन विमुखी ढलान पर उतरेगी, पवन विमुखी का मतलब ही प्रतिपवन दिशा है, पर जब उतरेगी तो वह नीचे उतरती हुई पवन गर्म होगी और गर्म पवन स्प्रेड होती है, संघनन की क्रिया नहीं होती, इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र को आना का मतलब क्या होता है, नहीं। वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा, और इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्षा वंचित क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, अनुवात दिशा और प्रतिपवन दिशा। तो क्या हो जाएगा, इस वाले यहां पर क्या हो जाएगा, वर्षा से वंचित क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्षा से वंचित क्षेत्र, क्योंकि यहां पर बारिश नहीं होगी, इसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? देखिए आप सब जानते हैं, मैं बार बार कह रहा था कि गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां पर है साथियों? उत्तराखंड। किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। और जब भागीरथी नदी में ऊपर से अलकनंदा आकर मिल जाएगी तो यहां पर बनेगा देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ये नदी आगे बढ़ती है किस नाम से? गंगा नदी के नाम से, और अपना जल गिरा देती है जमुना के साथ में मिलकर किस? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, राइट, बंगाल की खाड़ी में। और एक बात और कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यहां तो सीधा सा उत्तर है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। ब्लाज्म शावर क्या होता है? साथियों शावर का मतलब हम कई बार कहते हैं जब हम बाथरूम में शॉवर लगा रखा है नहाने के लिए, यानी बोछार, इसे हम फूलों की बोछार भी कह सकते हैं। अगर प्रश्न ये भी आता है फूलों की बोछार। साथियों जब भारत में मानसून एंट्री करता है 25 मई को, ध्यान रखें भारत में सबसे पहले मानसून 25 मई को अंडमान निकोबार में, और 1 जून को मालाबार तट पर मानसून क्या करता है? एंट्री करता है। मालाबार तट कहां पर? केरल में। इस तरीके से यहां पर 1 जून को आता है और अंडमान निकोबार में कब? 25 मई को। तो ध्यान रखिए इस मानसून के आने से पहले अप्रैल के महीने में प्री मानसून आता है। प्री मानसून का मतलब जिसे राजस्थान में दोंगड़ा कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विभिन्न क्षेत्रों में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में आम्र वर्षा कहते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में चाय वर्षा कहते हैं, फूलों की बौछार या चेरी ब्लाज्म कहां पर कहते हैं? केरल के अंदर कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर। सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? साथियों सतलज नदी सीधी आप देखिए यहां पर भारत में एंट्री करती है, और भारत में एंट्री जिस दर्रे से करती है वो दर्रा शिपकीला दर्रा है। भारत में एंट्री करती है, हिमाचल और पंजाब में बहती हुई अपना जल किस में मिला देती है? चेनाब में। देखिए ये बहुत गलत है, जब कई बार कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो इसको सीधा एंट्री कराते हैं किसमें? सिंधु नदी में। ध्यान रखें सतलज चेनाब की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी मान सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन सतलज की जो ये वाली सतलज का मिलन किस में होता है? चेनाब में, और चेनाब मिलती है सिंधु में। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? चेनाब, सतलज नहीं होगी। नोट रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में शिपकीला दर्रा से एंट्री करती है, और यहां पर देखिए तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। साथियों इस पंजाब के अंदर इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है। पहला डैम है भाखड़ा, और ठीक लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा डैम इसके ऊपर बना हुआ है नांगल, और भांगड़ा नांगल के पीछे इसके ऊपर क्या बनी हुई है? झील। साथियों इस झील का नाम है गोविंद सागर। भारत में 2 झील है गोविंद सागर। एक गोविंद वल्लभ पंत है जो यूपी में है, रिहंद नदी पर है, वो भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भारत की सबसे बड़ी झील नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। कहां पर है गोविंद सागर? हिमाचल में। भांकड़ा बांध कहां पर है? पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पर है। यहां होशियारपुर जिला आपने सुना होगा साथियों, यहां पर भांकड़ा बांध ठीक इसके 13 किलोमीटर पर है। पिकअप डैम है, और इसके ऊपर भांकड़ा नांगल परियोजना बनाई गई, और भांकड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान रखें भारत की फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परियोजना कौन सी होगी? तो साथियों इसका नाम है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इट मींस कहां पर है? यह सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कॉरपोरेशन, तो डीवीसी बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीवीसी। यहां पर देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए स्क्रीन पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? साथियों नेपाल, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है, जिसकी राजधानी कौन सी है? थिम्पू है। भूटान को ही
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। भाई थंडरबोल्ट वो नहीं जो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, शाम को कहीं ऐसा नहीं हो वही थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का मतलब तूफान होता है, ठीक है, कहीं लेने की सोच रहे हो साहब एक बोतल तो ले लेते हैं, ठीक है, तो ये थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तूफान, ठीक है, किस देश को कहते हैं? भूटान को कहते हैं। सिंगल द्वीप श्रीलंका, आप जानते हैं सिहली द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो मालदीव नीचे है, छोटा सा देश है, और नेपाल आप जानते हैं काठमांडू और ऊपर है। सबसे छोटा पूछा है पड़ोसी देशों में, तो कौन सा हो जाएगा? भूटान। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल घबराइए मत साथियों, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। 32 वर्ग किलोमीटर मात्र क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ में यह भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो ये लीजिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहां पर आपको नोट करना है, क्या हो जाएगा उत्तर? लद्दाख। ध्यान रखिए, लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। 2 जिले आते हैं इसके अंदर, 2 ही जिले हैं लद्दाख में, एक जिले का नाम लेह है यानी, और दूसरे का नाम है करगिल, राइट। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आज की डेट में। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? सर जम्मू कश्मीर आता है। और थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? अंडमान निकोबार आता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर आपका जम्मू कश्मीर, और तीसरा अंडमान निकोबार। साथियों अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल सर कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 164 लगभग 59 किसको कह सकते हैं, और 8249 वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार का। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और एक बात और नोटिस करिए, सबसे कम जनसंख्या वाला भी कौन होगा? लक्षद्वीप होगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे हैं सर दिल्ली छोटी है भाई अंडमान निकोबार से, 1400 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता दिल्ली का, छोटा है, दिल्ली तो बहुत छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसे हर 2 से 5 साल में डैश 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 तट पर गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। भाई बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ये आपका एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम है दक्षिण अमेरिका। ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहां पर एक महासागर है प्रशांत, और प्रशांत महासागर के इसी क्षेत्र से लगता हुआ यहां पर एक देश है चिली, और चिली के ऊपर देश है पेरू। ये पेरू देश है और ये चिली देश है। अटाकामा मरुस्थल का नाम सुना होगा आपने। चिली का मतलब मिर्च होता है, और मिर्च की आकृति जैसी है देश है चिली, राइट। अब यहां पर धारा चलती है, जिसे ये जो धारा चलती है हम्बोल्ट की जलधारा, पेरू की ठंडी जलधारा चलती है। अब यहां पर होता क्या है, दरअसल एक शब्द ध्यान रखिए, ला नीनो, पढ़ा होगा आपने ला नीनो, और एक शब्द होता है अल नीनो। आपसे जब भी कोई पूछे कि साहब क्या होते हैं, कहां होते हैं, तो पहले इसने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे देता हूं मैं कि साहब ये चलती कहां पर है, तो महासागरीय धारा कहां पर? पेरू के तट पर। तो ये तो इसका हो गया आंसर। अब सुनो, ला नीनो भारत में मानसून, ला भारत में मानसून, ला मतलब सीधा भारतीय मानसून को सक्रिय कौन करता है? ला नीनो। और भारतीय मानसून को कमजोर कौन करता है? अल नीनो। अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म। और ला नीनो कैसी जलधारा है? ठंडी। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं ताप और दाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। पेरू के तट पर जब यहां ठंडी जलधारा होगी तो भारत में मानसून सक्रिय होगा, जब यहां गर्म जलधारा होगी तो भारत का मानसून कमजोर होगा, राइट। ला एक ही ध्यान रखो, ला नीनो भारत में मानसून, भारत में मानसून क्या करेगी? सक्रिय। अल नीनो में क्या करेगी? ठीक है, सीधे तौर पर कमजोर कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी है कायांतरित? ध्यान रखिए, आप सब जानते हैं रॉक्स 3 प्रकार की होती है। ये पहली इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री, एंड थर्ड कौन सी होती है? मेटामॉर्फिक। तो 3 रॉक होती है। आप सब जानते हैं इग्नियस रॉक्स, जिसे आप हिंदी में आग्नेय कहते हैं, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और प्राथमिक चट्टान में प्रमुख रूप से जो चट्टान होती है वो कौन सी होती है? ग्रेनाइट और बैसाल्ट, राइट। ये प्रमुख तौर पर होती है। तो ये तो हो ही नहीं सकती साहब कायांतरित। कायांतरण का मतलब मेटामॉर्फिक, ट्रांसफरेबल स्थिति में जाएगी।
ये नहीं हो सकती। दूसरी चट्टान होती है जिसे आप द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं, अवसादिक, और अवसादी को दूसरा नाम क्या है, परतदार। ठीक है, ये स्थल खंड के यानी क्रस्ट के लगभग 75% को कवर करती है, सरफेस को। अब यहां पर नोटिस करिए सर, SHALE सेल, ये कौन सी चट्टान है, ये तो अवसादी है। आप ध्यान रखिए जहां भी लाइमस्टोन आ जाए, ठीक है, चूना पत्थर आ जाए, बलवा पत्थर आ जाए, ये बलवा पत्थर ये भी कैसा है, ये भी अवसादी चट्टान है। तो ध्यान रखिए, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, बलवा पत्थर अवसादी है, डोलोमाइट ये सब कैसी है, अवसादी है। लेकिन संगमरमर कायांतरित है। यहां पर क्या पूछा उसने पूछा कायांतरित, और कायांतरित कौन सी होगी, क्वार्टजाइट। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। ट्रांसफरेबल स्थिति है, मेटामॉर्फिक रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से खाद्य फसलें खाने योग्य, भाई जूट को खा ही नहीं सकते, रबड़ को, कपास को, चावल खाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चावल। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, पश्चिम बंगाल करता है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है। सेकंड नंबर आप नोट करिए, जूट की बात करें तो ये भी वेस्ट बंगाल फर्स्ट प्रोड्यूसर स्टेट होगा, और सेकंड कौन सा होगा, सेकंड बिहार होगा। ठीक है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, किसको, जूट को गोल्डन फाइबर। तो जूट को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। 11 महीने में जूट और पटसन की खेती 11 महीने में होती है, जो सबसे लंबी दीर्घ अवधि में होती है। रबड़ का जहां तक उत्पादन है, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन करता है, केरल। इसके साथ साथ थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, उस सेक्टर में ज्यादा रबड़ उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कौन करेगा, केरल। अब बात आती है साहब कपास की, तो कपास चूंकि काली मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है, काली मिट्टी के अंदर, ये तय मान के चलिए, काली मिट्टी के जहां तक बात है, काली मिट्टी भारत में कहां पाई जाती है, तो दक्कन के लावा पठार में। और दक्कन का लावा पठार का मतलब सीधा है महाराष्ट्र, लोनार झील का नाम सुना होगा, वहां के पूरे क्षेत्र को देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, ये पूरा मालवा तक की अगर बात करें तो वहां कपास का क्या होता है, प्रोड्यूसर, ये कह सकते हैं ये स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात ये प्रोड्यूसर स्टेट है। इसीलिए आप सब जानते हैं कि भारत का कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। लेकिन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर सीधे तौर पर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, कोयंबटूर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबड़ की फसल नहीं उगा सकते। तो देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगा सकते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्ण में भी। ध्रुवीय जलवायु में हम रबड़ की, या हम ये भी कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में मोस्टली ज्यादा खेती होती नहीं है, क्योंकि वहां पर कोल्ड क्लाइमेट होती है, और कोल्ड क्लाइमेट में रबड़ की खेती को नहीं किया जा सकता, क्योंकि रबड़ की खेती के लिए तो क्या चाहिए, हमें हॉट क्लाइमेट चाहिए और रेनफॉल की सिचुएशन चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आप जानते हैं कि पूरी तरीके से इस वाले क्षेत्रों में मसालों की खेती होती है, जैसे इंडोनेशिया का पूरा क्षेत्र है, मलक्का द्वीप का क्षेत्र है, सुमात्रा और जावा। तो यहां पर, और यहां हमने कहा आपको कि मोस्टली सबसे अच्छी सिचुएशन 0 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है, ये रबड़ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जो फसलें होती है, रबड़ जैसी फसलें, उनको नहीं उगाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर 11 नंबर, अल अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है। ये देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, ये भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन डाला गया है। ये भारत है, और भारत है तो इधर कौन सा सागर है, ये अरब सागर है। अब वो क्या कहता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून को, साथियों ये 0 डिग्री है, और हम पहले भी कह चुके हैं कि 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अब क्या होता है, जैसे ये जो ITCZ है ये सूर्य के साथ साथ चलती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ITCZ भारत में यहां पर प्रतिस्थापित हो जाती है। गर्मियों के अंदर ITCZ, क्योंकि सूर्य भारत के लगभग बीच में चला जाता है, इसलिए ITCZ ऊपर चली जाएगी। अब वो कहता है कि साहब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की ओर एंट्री कर रहा है। जब भारत की ओर एंट्री कर रहा है
तो वो कहता है कि सब बाधा कौन प्रकट करेगा। अब ITCZ तो यहां है और यहां से मानसून एंट्री कर रहा है, तो यहां भारत में एंट्री करते समय यहां पर एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, 1600 किलोमीटर लंबी। आप सब जानते हैं इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और इधर भी एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन वो टूटी फूटी है, कटी फटी है, जिसे आप क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। अब भारत की ये दिशा है दक्षिण और ये है पश्चिम, और ये मानसून एंट्री कर रहा है। इसके लिए उसने पूछा कौन बाधा डालता है, तो बाधा कौन डालेगा, पश्चिमी घाट। टिपिकल क्वेश्चन है, जीडी के हिसाब का तो नहीं है, लेकिन दे दिया ठाकर, कुछ नहीं कह सकते। बहुत टिपिकल प्रश्न है, बच्चा लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, लेकिन रखा है। आप देखिए एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 की शिफ्ट 4 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है। देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग कह सकते हैं हम लोग 14.96, कुछ किताबें 98 भी लिखती है, करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। इट मीन सीधा सा 150 मिलियन, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ जब चक्कर लगाती है तो सूर्य से, ये अर्थ है, जब नजदीक रहती है तो वह घटना कहलाती है उपसौर, और जब सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है तो वह घटना कहलाती है अपसौर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपसौर कब होता है, 3 जुलाई को होता है, ठीक है। और ये कब होती है, यहां पर उपसौर कब होता है, ये आपकी 3 जनवरी को। ये 4 जुलाई को भी हो सकता है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 3 और 4 जुलाई, और ये कब होता है, 3 जनवरी को, क्या, उपसौर। अब आप सोच रहे हो सर्दी फिर भी पड़ती है जनवरी में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कम होती है, लेकिन ये इसलिए नहीं आप महसूस करते क्योंकि उस समय सूर्य कहां होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए प्रश्न कंफ्यूज करने वाला है। सबसे पहले तो इस शब्द पर गौर करिए, अलवण स्रोत, ठीक है। अलवण का मतलब होता है वह जल जो खारा नहीं हो, ठीक है, उसके 70%। अब देखिए वैसे तो साथियों सबसे शुद्ध जल किसका होता है, वर्षक, लेकिन चूंकि वो उसमें मिल जाते हैं, कई एलिमेंट्स मिल जाते हैं ऊपर से, लेकिन फिर किसका मानते हैं हम, हिमानी को। और हिमानी इट मीन्स हिमानी का जल कैसा होता है, खारा तो होता नहीं है, ठीक है। खारापन की स्थिति में तो नदियां ही नहीं आती। सोडियम क्लोराइड जो है समुद्र में, वैसे हालांकि समुद्र की सर्वाधिक लवणता का स्रोत नदियां ही हैं, लेकिन नदियां समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर उसने पूछा अलवण, तो अलवण बर्फ कहां जम रही है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर। तो 70% पूछ लिया, तो राइट आंसर प्रशांत महासागर में आपको अलवण जोन मिलेगा क्या, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इसी तरीके से पैसिफिक ओशियन में कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। यहाँ पे देखिए हिमालय तो ठीक है, लेकिन फिर उसने आर्कटिक महासागर जोड़ दिया, ये भी गलत एलिमेंट्स जोड़ दिया। यहाँ पर हिमालय और बंगाल खाड़ी, फिर ये बंगाल खाड़ी गलत एलिमेंट्स जुड़ गया। हिमालय ठीक हो सकता है क्योंकि यहाँ तो दोनों जगह क्या है, ग्लेशियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए स्क्रीन पर, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियन पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। साथियों जब आप छोटे होंगे, 5वीं 4वीं क्लास में, 6ठी क्लास में पढ़ते होंगे, जब आपको टीचर पढ़ाता होगा कि सर ये हमारा, ये कह सकता है कि इस तरीके से भारत है, और भारत में हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर की अगर हम बात करें इस वाले भाग की, ये हिमालय वाला सेक्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला हिमालय, और साइबेरिया ऊपर है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी शीत पवनों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए हिमालय को रक्षक भी माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हिमालय। हिमालय हमारा सुरक्षा प्रहरी है आतंकवाद की दृष्टि से भी, और साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों की दृष्टि से भी, ठीक है। तो साइबेरिया क्योंकि कोल्डेशन का सेक्टर है, पूरा है, रूस के अंदर इसका परिक्षेत्र आता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दोनों महाद्वीपों में फैला है। एक महाद्वीप आपका कौन सा है, यूरोप, और एक एशिया। भारत की जलवायु को किस प्रकार के रूप में वर्णित किया जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सीधे तौर पर भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय, ध्यान रखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसूनिक, ठीक है, मानसूनी जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसूनी। ठंडे, सूखे और बंजर का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत
कि पूरी तरीके से कृषि मानसून पर आधारित है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? देखिए यहां पर देखिए 1961-62 वॉर जो होता है वो चीन के साथ होता है, ठीक है, चीन के साथ। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? चीन। और जब चीन के साथ होता है उससे पहले 1913-14 की बात कर रहे हैं हम। आप देखिए साथियों 1913-14 के अंदर भारत और चीन के बीच एक समझौता होता है, ठीक है, और इसे हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना शिमला समझौता दो हैं, वो ताशकंद वाला मत समझ लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई थी। ये 1913 और 14 की बात कर रहा हूं मैं। शिमला समझौता जब हुआ तो उसके अंदर एक व्यक्ति थे हेनरी मैक हेनरी, जिनका नाम था मैक हेनरी, जो मोहन थे, उन्होंने ये डील की थी। इसलिए भारत और चीन के बीच क्या हुआ? इस सीमा का क्या हुआ? निर्धारण हुआ। एक चीज और जो आज आप देखिए, LAC सीमा किस किस के बीच लगती है? भारत प्लस चीन। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC सीमा किसके बीच लगती है? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान। इट मींस लाइन ऑफ कंट्रोल। मैकमोहन सीमा किसके बीच लगती है? भारत और, ठीक है, किसके बीच? चीन के बीच। एक चीज और भी ध्यान रखनी है, रेड लाइन और ब्लू लाइन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक जीरो लाइन है। कौन सी? जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जब आप देखेंगे तो जीरो लाइन किसके साथ में लगती है? तो साथियों जीरो लाइन की अगर हम बात करें तो जीरो लाइन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। रेड क्लिफ आप जानते हैं, सब जानते हैं, रेड क्लिफ आयोग बना, 17 अगस्त 1947 को रिपोर्ट दी और 4 सदस्य थे, जिनमें एक तेज बहादुर भी थे, आप सब जानते हैं, तेज सिंह नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो 2 कांग्रेस की तरफ से, 2 मुस्लिम लीग की तरफ से। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? देखिए भारत में आप सब जानते हैं कि ये भारत है और भारत के अंदर यहां एक राज्य है केरल और यहां एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के यहां पर एक जगह है जिसका नाम है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी यहां पर देखिए नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां श्रीलंका है, ये श्रीलंका वाला पार्ट है। साथ ही यहां पर ऊपर से इस तरीके से भारत में द्वीप है और यहां पर एक द्वीप है, ये वाला द्वीप, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, राइट। ग्रेट निकोबार से भारत के इस परिक्षेत्र को टच करती हुई एक रेखा गुजरती है जो भारत के इस छोर को टच नहीं करती, इस वाले छोर को। ये रेखा है 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ। यहां से भारत की सिचुएशन शुरू होती है। यहां पर एक जगह जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, राइट, इंदिरा पॉइंट है। वैसे तो ये डूब गया अभी, अब वर्तमान में स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके 3 नाम और है, पार्सन पॉइंट, ठीक है, लाहिचिंग पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, लाहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट और एक और है पिग्मेलियन पॉइंट, राइट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये 3 नाम है इसके, ग्रेट निकोबार पर है। तो ये तो आपका उत्तर हो गया इंदिरा पॉइंट, राइट। ये इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, ठीक है। सबसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ये वाला। एक चीज और आपको नोटिस करनी है, 6 डिग्री 45 मिनट यहां से गुजरती है। भारत के इस वाले यहां पर मुख्य भूमि पर भारत को टच करने वाली लेटीट्यूड लाइन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड है, जो सीधे तौर पर भारत को टच करती है, कन्याकुमारी। भाई कन्याकुमारी कोई कुंवारी लड़की नहीं मरी थी यहां पर। कन्याकुमारी का मतलब ऐसा होता है केप ऑफ कोमोरिन। एक्चुअल में हम लोग उसका अर्थ दूसरा निकालते हैं, वास्तविक रूप से क्या है? केप ऑफ कोमोरिन। केप ऑफ कोमोरिन का मतलब होता है अंतरीप। साथियों अंतरीप और प्रायद्वीप में अंतर है। अगर मान लीजिए ये भाग चौड़ा है, 3 ओर से जल से घिरा है थल, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। और अगर कोई भाग इस तरीके से बीच में इस तरीके से, भारत के नक्शे पर कभी गौर करना, आपको ऐसा एरिया नजर आएगा, ये वाला कहलाता है अंतरीप। अंतरीप और प्रायद्वीप में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर इतना है कि अंतरीप नीचे से नुकीला होता है और समुद्र से जुड़ा होता है, राइट। ये होता है अंतरीप। भारत में एक ही अंतरीप है, केप ऑफ कोमोरिन, और प्रायद्वीप तो आप जानते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, लार्जेस्ट सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव किया जाता है? ये प्रश्न ठीक उसी तरीके से है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला था, और 8 फरवरी इस
को 2023 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप कभी गए होंगे, कभी आपको महसूस कर रहे होंगे इंडिया वाले जैसे जैसे जम्मू कश्मीर से नीचे बढ़िए साउथ इंडिया की तरफ लोग काले नजर आते हैं। आपको क्यों नजर आते हैं भाई? ऐसा थोड़ी नहीं है, काले क्यों नजर आते हैं? दो सिचुएशन है, हॉट क्लाइमेट रिप्रेजेंट करती है। आप इस जम्मू कश्मीर के आदमी को 15 दिन भेज दीजिए तमिलनाडु, पता चलेगा घर वाले भी नहीं पहचानेंगे उसको, ठीक है? थोड़े दिन बाद उसको घर वाले नहीं पहचानेंगे आप, क्योंकि वहां पर होता क्या है, वहां आर्द्र के साथ में हॉट क्लाइमेट का संयोजन होता है। ये बड़ी तरीके से आप देखिए, किसी व्यक्ति को मदुरई भेज दीजिए, यहां पर मीनाक्षी टेम्पल सुना होगा, समुद्र के तट पर भेजिए, काला बिल्कुल काला भूसंड आएगा वहां से निकलकर, ठीक है? तो ऐसा है, आप अपने को जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, मुंह वगैरह बांध के जाते हैं, जिसे लगता है कि यार हाँ, हाथ भी पैक कर जाते हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई आतंकवादी आ गए हों, ठीक है? खैर, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जैसे आप समुद्र के तटीय क्षेत्रों पर, कभी आप बीच में गए हो घूमने, गोवा में गए हो, गोवा तो फिर भी थोड़ा ऊपर आ गया, कभी जाइए आप चेन्नई के मेरिना तट पर, अंदाजा लगेगा आपको चिपचिपाहट होगी, हॉट के साथ में आर्द्र का संयोजन होगा, ठीक है? लेकिन वो कह रहा है इससे दूर जाने पर, और दूर जब अंदर जाओगे तो आपको चरम, यानी यहां कैसी स्थिति का अनुभव होगा? चरम। ये गर्म नहीं है, चरम है वास्तविक रूप से। अब समुद्र के तट पर कैसी स्थिति का होगा? मध्यम जलवायु होती है, और आंतरिक भागों में कैसी होती है? चरम। ऐसा नहीं है कि आर्द्र। क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सा, चरम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? अरे भाई, लू के कारण बिवाई। अब कई बच्चे तो बिवाई नहीं जानते होंगे, क्योंकि आधुनिक भारत में जी रहे हैं, आधे से बच्चे तो भारत में सरसों का खेत नहीं देख रहे। बिवाई, जिसके पैर नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई है भाई। तो देखिए, ये बिवाई जो होती है, ये पैर में लगती है, फटती है, और वो कई बार पैर में क्या होता है, ऐसे कटाव से हो जाता है। तो भाई लू के कारण तो नहीं होते, ये तो फैक्ट है, ठीक है? क्योंकि बिवाई मोस्टली जो होगी या तो सर्दी के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में शीत दंश, अरे लू में शीत कहां से मिलेगी? शीत दंश तो हो ही नहीं सकता। अल्प ताप का मतलब होता है कम, तो भाई ताप घात होता है, सीधा हिंट करती है, पता चले कान का टेम्परेचर 48 डिग्री पर चला गया। राइट आंसर क्या होगा? ताप घात। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा नदी निम्नलिखित में किस स्थान से निकलती है? यहां पर देखिए एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है, यहां पर दूसरी पर्वतमाला, इसका नाम है विंध्याचल, राइट? विंध्याचल पर्वतमाला भारत की आत्मा कहलाती है। इसके नीचे दूसरी पर्वतमाला सतपुड़ा, और सतपुड़ा यहां पर एक जगह अमरकंटक, एमपी में है, पंचबड़ी, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय उद्यान है अमरकंटक, सीधा छत्तीसगढ़ और एमपी बॉर्डर पर है। यहां से निकलती है आपकी नदी, कौन सी? ये नदी निकलती है नर्मदा, और जैसे ही नर्मदा निकलती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, वहां पर व्हीकल फैक्ट्री भी है आर्मी की, और उससे जैसे निकलती है तो जबलपुर से निकलते एक चट्टान है भेड़ा घाट, उस पे पानी आकर गिरता है, और यहां एक जलप्रपात बनता है धुआंधार। ध्यान रखें, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा, और इस सतपुड़ा के ठीक नीचे से यहां से दूसरी नदी निकलती है ताप्ती, जिसे तापी भी कहते हैं, और दोनों नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है, और क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी। और साथियों, आपके लिए चलते चलते आज का क्विज क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो वो भी देख लीजिए। इस क्विज क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, लेकिन उससे पहले एक सूचना दे देता हूं, संडे को हमारी एक लाइव क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। ये ध्यान रखिए, संडे को ठीक हम लोग आपके लिए लाइव उपलब्ध रहेंगे सुबह 8 AM पर, ठीक है? ये लाइव क्लास रहेगी, और मैराथन क्लास है स्पेशल फॉर एसएससी जीडी, ठीक है? बहुत लंबी क्लास है, और पूरा समग्र अध्ययन वहां पर आपको कराया जाएगा। तो यहां पर देखिए, आज का क्विज क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, किस स्थान के दाब का वितरण यानी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो ये थोड़ा सा आप इस प्रश्न को देखिए, टिपिकल प्रश्न है। मैं फिर चलते चलते बता रहा हूं, ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।